नमस्कार बच्चों, मैं शुभांगी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल शिवगढ़ असोहा उन्नाव से। आज हम बच्चों कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान के अध्याय वायु, शुद्धता, महत्व व संवातन के बारे में चर्चा करेंगे। अब बच्चों अग्रिम पाठ की पाठ्य वस्तु देखते हैं। आइए देखते हैं हम इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे। बच्चों हम इस पाठ में सीखेंगे वायु क्या होती है, शुद्ध वायु का संगठन क्या है, शुद्ध वायु का महत्व क्या है, वायु की अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है, व संवातन क्या है। इसके बाद हम जानेंगे संवातन के साधन क्या क्या होते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम वायु के बारे में समझते हैं। वायु बच्चों लगभग हर जगह है। मनुष्य जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। कोई भी मनुष्य वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता। वह मंडल जहाँ विशेष रूप से वायु उपस्थित हो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। सजीवों के अलग अलग वर्ग जैसे वृक्ष व मनुष्य वायु के अलग अलग प्रकार के वायु के घटकों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि मनुष्य जीवित रहने के लिए आश्रित है ऑक्सीजन पर व पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पर आश्रित हैं। अब बच्चों शुद्ध वायु का संगठन देखते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु का निर्माण अलग अलग गैसों से हुआ है। यह अलग अलग गैसें वायु में एक ही साथ उपस्थित रहती हैं। इन गैसों में मुख्य होती हैं ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल व सूक्ष्म मात्राओं में हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन उपस्थित होती हैं। इसके अलावा बच्चों फैक्ट्रियों व मिलों से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थ जैसे कि गैसें, धूल, धुआं आदि भी वायु में उपस्थित हो सकता है। इसके अतिरिक्त वायु में कार्बन पदार्थ व खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अब बच्चों इस चित्र में हम देख सकते हैं यह बड़ा भाग है नाइट्रोजन का जो कि 78.08% होता है। यह चित्तीदार भाग है ऑक्सीजन का जो कि 20.95% होता है। और यह छोटे भाग है हाइड्रोजन, ओजोन व अन्य गैसों के। अब बच्चों नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन जैविक रूप से निष्क्रिय और एक भारी प्रवृत्ति की गैस होती है। यह वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है और कुल 78.08% भाग में स्थित रहती है। ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करना इसका सबसे बड़ा गुण है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तीव्रता को कम कर उसे इस योग्य बनाती है कि हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना हो तो ऑक्सीजन की तीव्र ज्वलन क्रिया के द्वारा सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाएंगी। कुछ पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। इसमें यह प्रोटीन में बदल जाते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो कि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब बच्चों ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है और यह विश्व के सभी प्राणियों, वृक्षों को छोड़कर कुछ जीवन देती है। यह गैस संपूर्ण वायुमंडल का 20.99% होती है। यह जैविक स्रोतों से बनती है। यह गैस ज्वलनशील होती है। बच्चों कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के बिना जलना संभव नहीं है। यहाँ हम प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र देख सकते हैं। मनुष्य वायुमंडल की ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। वह ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ जो कि ऑक्सीजन निर्माण करती है। वह ऑक्सीजन मानव ग्रहण करता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे हम ऑक्सीजन चक्र के नाम से जानते हैं। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण वायुमंडल का 0.03% भाग में स्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया तथा ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। बच्चों यदि कोई भी पदार्थ जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह शुद्ध रूप में हानिकारक गैस होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहलाती है। अब बच्चों हाइड्रोजन संपूर्ण वायुमंडल के कुल 0.01% भाग में स्थित रहती है। यह जैविक एवं प्रकाश रासायनिक रूप से उत्सर्जित की जाती है। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है व हानिकारक होती है। इसके अलावा और कौन सी गैस हानिकारक होती है?
जैसे मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। इसके बाद बच्चों जल वाष्प। वायुमंडल के तापमान के अनुसार वायु में जल वाष्पीकरण भी उपस्थित रहते हैं। ये वायु को शीतल बनाते हैं व ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करते हैं। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में जल वाष्प के कण वायु में अधिक पाए जाते हैं। अधिक जल वाष्प युक्त वायु में रोगों के जीवाणु अधिक पनपते हैं। इसके बाद बच्चों ओजोन। ओजोन को हम O3 के नाम से भी जानते हैं। यह वायुमंडल का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही रूपांतर है, जो कि समुद्र तट व पर्वतीय वायु में उपस्थित होता है। यह गंधयुक्त गैस है जो कि श्वास के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह गैस अपेक्षाकृत भारी होती है। यह 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। यह पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। यहाँ हम सफ़ेद परत ओजोन की देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य होती है। यह सूर्य से आ रही यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। बच्चों अभी आजकल क्या हो गया है कि ओजोन की परत में छिद्र होते जा रहे हैं, जिससे कि यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे हम आम भाषा में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते होंगे। आइए बच्चों देखते हैं अभी तक हमने कितना सीखा। वायु यौगिक है या मिश्रण? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वायु एक मिश्रण है। नाइट्रोजन गैस वायु में कितने प्रतिशत होती है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा 78.08%। इस आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है ऑक्सीजन। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का बच्चों कार्य होता है धरती पर आ रही पराबैंगनी किरणों को रोकना। आगे हम वायु का महत्व समझते हैं। यूँ तो बच्चों भोजन और जल का भी जीवन में बहुत महत्व है, किंतु वायु के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। रक्त का शुद्ध होना, भोजन का पाचन, पाचक रसों का बनना, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, इन सब के लिए श्वास द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना ये क्रिया संभव नहीं है, फलतः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वायु का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। वायु के मनुष्य के शरीर के लिए बच्चों दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता, दूसरा होता है शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित करना। पहले हम बच्चों श्वसन क्रिया समझते हैं। यह एक सांस लेने की क्रिया है। सांस लेने में दो कार्य होते हैं बच्चों। एक कार्य में बाहर की वायु शरीर के अंदर फुफ्फुस में जाती है, जिसे हम निश्वासन या इन्हेलेशन कहते हैं। दूसरे कार्य में शरीर की दूषित वायु शरीर के बाहर निकलती है, उसे हम उच्छ्वासन या एक्सेलेशन की क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के बाहर निकलना, दोनों क्रिया निरंतर साथ साथ चलती रहती हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि मनुष्य नासाद्वार द्वारा वायु में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो कि फुफ्फुस में जाती है। उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर की दूषित वायु शरीर के बाहर नासाद्वार द्वारा ही निकल जाती है। अब बच्चों देखते हैं वायु किस प्रकार शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है बच्चों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वातावरण में अधिक गर्मी या सर्दी होने पर यह तापमान में कुछ अंतर आता है। शरीर के ताप का नियंत्रण बच्चों 3 कारणों से होता है। पहला होता है श्वसन द्वारा, दूसरा होता है पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, तीसरा होता है वायु के संपर्क द्वारा। पहले चर्चा करते हैं श्वसन द्वारा किस प्रकार होता है। हम श्वास द्वारा बाहर की जो वायु अंदर लेते हैं, उसका ताप शरीर के ताप से कुछ कम होता है। यह वायु रुधिर के संपर्क में आने पर कुछ ऊष्मा लेकर गर्म हो जाती है, और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो उतनी ऊष्मा शरीर के बाहर निकल जाती है और शरीर को ठंडक पहुंचती है। आपने महसूस किया होगा बच्चों कि जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसका तापमान कम होता है और जो वायु हम बाहर निकालते हैं उसका तापमान अधिक होता है। पसीने के वाष्पीकरण द्वारा त्वचा का पसीना वायु के संपर्क से वाष्प बनकर उड़ता है। इससे शरीर का ताप कुछ कम होता है और ठंडक की अनुभूति होती है। अत्यधिक गर्मी में जब पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो ये वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। आगे बच्चों वायु के संपर्क द्वारा, जब शरीर से कम ताप की वायु शरीर को स्पर्श करती है
तब शरीर की कुछ ऊष्मा को अपने में लेकर बह जाती है। इससे शरीर का तापमान कुछ कम हो जाता है। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा जब हम पंखे, कूलर या एसी के आगे बैठते हैं तो उसकी ठंडी वायु से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद बच्चों अन्य उपयोग देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं को अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो यह शिथिल पड़ जाती हैं। सभी जीवित कोशिकाएं उच्छिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं और यह हमारे आहार में जो कार्बन रहता है वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस क्रिया में हमें ऊष्मा व ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में भोजन का पचना, रसों का बनना, रक्त का ऑक्सीकरण होना, इन सभी क्रियाओं के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। बच्चों, पेड़ पौधों के जीवन और आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो शुद्ध वायु से ही प्राप्त होती है। बच्चों, इसके बाद बच्चों देखते हैं कि वायु अशुद्ध किस प्रकार से होती है। यह इसके अलग अलग प्रकार हैं जो हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है श्वसन क्रिया द्वारा। बच्चों, निश्वासन क्रिया द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से, जैसा कि जब हम निश्वासन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलाते हैं या वायु में छोड़ते हैं जिसके कारण वायु अशुद्ध हो जाती है। अगला है बच्चों आग जलने के द्वारा। बच्चों, यदि कोई भी पदार्थ जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जलने की क्रिया में उस वायु की ऑक्सीजन जलकर समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वायु को अशुद्ध कर देती है। पदार्थों के सड़ने से, विभिन्न खाद्य पदार्थों के सड़ने से, कूड़ा करकट तथा मृत जीवों की दुर्गंध से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु को अशुद्ध कर देती हैं। अगला है बच्चों धूल के कणों द्वारा। जहाँ पर भवन निर्माण का कार्य होता है बच्चों, आपने देखा होगा वहाँ की वायु में धूल के कण अत्यधिक उपस्थित होते हैं जो कि वायु को अशुद्ध करते हैं। रोगों के जीवाणु से, रोगी व्यक्ति के श्वास के द्वारा तथा मलमूत्र, कफ आदि के रूप में शरीर से निकली गंदगी द्वारा जिसका उचित प्रकार से निष्कासन व निसंक्रमण नहीं किया जाता, जिससे वायु अशुद्ध हो जाती है और रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों निसंक्रमण की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अभिक्रिया द्वारा, रेडियो एक्टिव गैसों की अभिक्रिया के द्वारा निकले पदार्थ से भी वायु गंभीर रूप से अशुद्ध हो जाती है। अगला है बच्चों अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव। अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। अशुद्ध वायु में सांस लेने से जी घबराना, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना आदि स्थिति उत्पन्न होती है। रोग निवारक शक्ति भी शरीर की कम होने लगती है। अधिक समय तक अशुद्ध वायु में सांस लेने से गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि जुखाम, डिप्थीरिया, निमोनिया, रक्त अल्पता, टीबी आदि। अब बच्चों देखते हैं वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। पहला होता है प्राकृतिक साधनों द्वारा, दूसरा होता है कृत्रिम साधनों द्वारा। पहले हम प्राकृतिक साधनों के बारे में जानते हैं। प्रकृति ऐसी क्रियाएं करती रहती है जिससे कि अशुद्ध वायु सदैव शुद्ध होती रहती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वह अन्य विषैली गैसों को भी आत्मसात कर लेते हैं। यह कार्य पत्तियों में रंध्र करते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों को प्रकृति के फेफड़े कहते हैं। अगला है बच्चों विसर्ण। विसर्ण गैसों का एक गुण होता है। जब किसी स्थान पर एक गैस एकत्रित हो जाती है तो वह विसर्जन के कारण उस स्थान से चली जाती है और उसके स्थान पर दूसरी गैस आ जाती है। इसी कारण वायु में समस्त जगह गैसों का प्रतिशत लगभग समान रहता है। अगला है बच्चों सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल की अशुद्धियाँ सूर्य के ताप से नष्ट हो जाती हैं। बच्चों सूर्य के ताप में इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मकानों को इस प्रकार बनवाया जाता है बच्चों जिसमें सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता रहे। इसके अलावा अन्य क्रियाएं कौन सी हैं बच्चों? आंधी। आंधियों से वायु तीव्र गति से बहती है। तेज हवा अशुद्धियों को उड़ाकर सारे वायुमंडल में वितरित कर देती है। इस प्रकार जिन स्थानों पर वायु गतिशील होती है वहाँ वायु में अशुद्धियाँ कम होती हैं। अगला है बच्चों वर्षा। वर्षा वायुमंडल की उपस्थिति में अशुद्धियों को सोख लेती है। अमोनिया आदि गैसों को वर्षा की बूंदें सोख लेती हैं।
कुछ अशुद्धियाँ, धूल के कण तथा वायु में मिश्रित अन्य पदार्थ वर्षा में बह जाते हैं तथा वायु को शुद्ध कर देते हैं। अगला है बच्चों वायु मिश्रित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। सड़ने से उत्पन्न गंदगी ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। ओजोन गैस का भी यही कार्य है। इसलिए सैनिटोरियम जहाँ टीबी का इलाज होता है बच्चों, उन्हीं स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस पाई कहाँ जाती है? पर्वतीय स्थानों पर और समुद्रीय तट पर। अगला है बच्चों कृत्रिम साधन। वायु शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित कृत्रिम साधन अपनाए जाते हैं। एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहला है मकान खुले तथा हवादार हो, जिसमें कि उनमें वायु व सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में आ सके। मकान में वायु का आवागमन समुचित रूप से हो। धुआं देने वाले ईंधन प्रयोग में ना लाए जाएं। रसोई घर ऐसे हो जिससे धुआं निकल सके। गंदे पानी की नालियाँ पक्की तथा ढालदार हो। नालियाँ तथा शौचालय खूब स्वच्छ होने चाहिए। घर के आसपास हरियाली का प्रबंध होना चाहिए, इससे वायु शुद्ध बनी रहती है बच्चों। जानवरों के रहने का स्थान मनुष्य के रहने के स्थान से दूर होना चाहिए, जिससे उनके मलमूत्र से उत्पन्न गैस वायु को अशुद्ध ना कर सके। बस्ती के पास फैक्ट्रियाँ खुलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चिमनियाँ काफ़ी ऊंची होनी चाहिए बच्चों, जिससे उससे निकलने वाला धुआं व्यक्ति को हानि ना पहुंचा पाए। एक फसल को काटने के बाद तथा दूसरी फसल को बोने के मध्य नीचे के डंठल जलाए ना जाएं, जिससे प्रदूषण होता है। पुताई करने से तथा गंदे स्थानों पर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कवाने से भी वायु शुद्ध बनी रहती है। आइए देखते हैं अभी तक हमने बच्चों कितना सीखा। पदार्थ के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बच्चों पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया बच्चों सांस लेने की क्रिया है, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, निश्वासन व उच्छ्वासन। जिसमें हम वायु में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं व शरीर की दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। अशुद्ध वायु से कौन से रोग होते हैं? बच्चों अशुद्ध वायु से भयानक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि जुकाम, डिप्थीरिया, टीबी, दमा आदि। सूर्य के प्रकाश वायु को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? सूर्य का प्रकाश बच्चों उसमें इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु उससे नष्ट हो जाते हैं। अगला है बच्चों संवातन। शुद्ध वायु कमरे के अंदर आए तथा अशुद्ध वायु कमरे से बाहर निकल जाए, यही संवातन है। इस प्रकार संवातन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण अशुद्ध वायु बाहर निकलती है व शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश करती है। यानी वायु का निरंतर कमरे में आवागमन, अशुद्ध वायु बाहर निकलना, शुद्ध वायु कमरे के अंदर आना, यह क्रिया संवातन कहलाती है। कमरे में निरंतर ताज़ी व स्वच्छ वायु का प्रवेश, अशुद्ध, गर्म, नमीयुक्त व स्थिर वायु का बाहर की ओर निष्कासन ही संवातन कहलाता है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं संवातन के उद्देश्य क्या हैं। बाहर से शुद्ध हवा कमरे के अंदर आ सके, कमरे के अंदर एक निर्धारित तापमान पर वायु उपस्थित रहे, कमरे की वायु में गतिशीलता बनी रहे, कमरे की अशुद्ध वायु बाहर निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों संवातन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। श्वास लेने से हमारे आसपास की हवा गर्म होकर फैलती है, वह हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि कमरे के ऊपरी भाग में रोशनदान व चिमनियों की व्यवस्था हो तो नीचे दीवारों में दरवाजे व खिड़कियां होते हैं, तो वह अशुद्ध गर्म वायु हल्की होकर रोशनदानों से ऊपर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह खिड़कियों व दरवाजे से शुद्ध वायु कमरे के अंदर प्रवेश करती रहती है। इस सिद्धांत के आधार पर मकानों में रोशनदानों, खिड़कियों व चिमनियों आदि का प्रबंध किया जाता है बच्चों। एक व्यक्ति को प्रति घंटे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। अब बच्चों देखते हैं संवातन के साधन। यह दो हैं, पहला है प्राकृतिक साधन, दूसरा है कृत्रिम साधन। हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं संवातन के प्राकृतिक व्यवस्थाएं। पहला है बच्चों खिड़की दरवाजे, वायु हेतु उचित प्रवेश, पर्याप्त स्थान, नियोजित निर्माण, चिमनियाँ, पारगामी संचालन। अब हम बच्चों एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला है बच्चों खिड़कियाँ और दरवाजे। जैसा कि आपको पता है कि कमरे में वायु के प्रवेश के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियों के बने रहने से वायु के साथ प्रकाश भी कमरे के अंदर प्रवेश करता रहता है।
जिससे जीवाणु नष्ट होते हैं और कमरे में शुद्ध वायु बनी रहती है। अगला है बच्चों रोशनदान व चिमनियाँ। रोशनदान कमरे की गर्म वायु को कमरे के बाहर निकाल देते हैं। बड़े बड़े कारखानों में अशुद्ध वायु को निकालने के लिए चिमनियों का प्रयोग किया जाता है। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो चिमनियों में से होकर निकल जाती है, इससे वायु शुद्ध बनी रहती है। अगला है बच्चों पर्याप्त स्थान। घरों में बच्चों पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कमरे बड़े होने चाहिए, मकान अधिक ऊंचे नहीं होने चाहिए, जिससे वायु का आवागमन बाध्य ना हो। अगला है बच्चों पारगामी संचालन, जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। पारगामी संचालन आमने सामने खिड़की दरवाजे होने से प्रभावपूर्ण होता रहता है, क्योंकि अशुद्ध वायु का निष्कासन व शुद्ध वायु का आगमन होता रहता है। खिड़की व दरवाजे से वायु का आवागमन निरंतर कमरे में बना रहता है, जिससे वायु शुद्ध रहती है। वायु हेतु उचित प्रवेश। वायु के प्रवेश एवं निष्कासन के लिए खिड़की दरवाज़ों की स्थिति, लंबाई, चौड़ाई उचित होनी चाहिए। कमरे की सभी खिड़कियां व दरवाज़ों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से कम 1/5 भाग होना चाहिए। नियोजित निर्माण। किसी भी क्षेत्र में मकान इस प्रकार बनवाए जाएं कि मकान में शुद्ध वायु के आने में अन्य मकान व्यवधान ना उत्पन्न कर पाएँ। अब बच्चों कृत्रिम साधन देखते हैं। कृत्रिम संवादन यंत्रों व बिजलियों की सहायता से होता है। बच्चों जहाँ पर प्राकृतिक संवादन नहीं हो पाता वहाँ पर हम कृत्रिम संवादन का प्रयोग करते हैं। पहला है बच्चों निर्वात व्यवस्था। ये निर्वातक पंखे होते हैं जिन्हें हम एग्जॉस्ट फैन के नाम से जानते हैं। बच्चों आपने रसोई घरों में अक्सर एग्जॉस्ट फैन का उपयोग देखा होगा, जो कि गर्म हवा को खींचकर कमरे के बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि वायु शुद्ध बनी रहती है। अगला है बच्चों प्लेनम व्यवस्था, जिसे हम बिजली के साधारण पंखे देखते हैं। बच्चों कमरों में पंखा होना अति आवश्यक होता है। पंखों का उपयोग ये होता है कि वह कमरे के अंदर की गर्म हवा को खींचकर कमरे के बाहर निकाल देते हैं। वह खिड़की व रोशनदानों से कमरों में शुद्ध वायु का प्रवेश बनाए रखते हैं। यह प्रक्रिया से वायु शुद्ध बनी रहती है। अगला है बच्चों मिश्रित व्यवस्था। इसमें हम दोनों व्यवस्था का मिश्रित रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जॉस्ट फैन यानी निर्वातक पंखे व बिजली के साधारण पंखे दोनों का उपयोग होता है। इसमें एग्जॉस्ट फैन क्या करते हैं कि गर्म हवा को कमरे के बाहर निकालते रहते हैं, व बिजली के पंखे कमरे के अंदर शुद्ध वायु का प्रवेश बनाए रखते हैं, जिससे कमरे का तापमान निरंतर बना रहता है। अगला है बच्चों वातानुकूलक। यह एक उपकरण होता है जो कि यह विशेष प्रकार का विद्युत संचालित चलित यंत्र है जो वायु को शुद्ध व शीतल बनाता है। अब बच्चों हम इसका कार्य देखते हैं। कमरे की दूषित वायु को खींचना और बाहर निकालना। इस उपकरण में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि कमरे की दूषित वायु को खींच लेता है, जिसके बाद कमरे के अंदर की वायु को लेकर और बाहर की वायु को दोनों को शीतल बनाता है व शुद्ध बनाता है। इसमें एक जाली लगी होती है जिससे धूल आदि के कण वहाँ पर छन जाते हैं और शुद्ध व शीतल वायु कमरे के अंदर भेजता है, जिससे कमरे के अंदर शीतल व शुद्ध वायु बनी रहती है। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं यह निर्वातक पंखे हैं, यहाँ बिजली के पंखे हैं और यह वातानुकूलक है। अब बच्चों गृह कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है वायु मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों आपको वायु का महत्व लिखना होगा मानव जीवन के लिए। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया समझाइए। इसमें आपको श्वसन क्रिया समझानी होगी सचित्र। अगला है ऑक्सीजन शरीर के ताप नियंत्रण में कैसे सहायक है, समझाइए। इसमें आपको तीनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाना होगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त किन साधनों से वायु का शुद्धिकरण होता है, बताइए। इसमें आपको सारे साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों संवातन क्रिया का उद्देश्य बताइए। इसमें आपको संवातन क्रिया का उद्देश्य समझाना होगा। अगला है बच्चों रोशनदानों का संवातन में क्या महत्व है। इसमें आपको रोशनदानों का संवातन क्रिया में महत्व समझाना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कृत्रिम संवातन के प्रमुख साधन क्या क्या हैं। इसमें आपको बच्चों दोनों प्रकार के साधन समझाने होंगे। आशा करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको भली भांति समझ में आया होगा। यह अध्याय का आप पुनर्वलोकन करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।